नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पीसीएस अभ्यास में। मैंने आपसे बोला था कि हम एक क्लास में ही यूपी स्पेशल करंट अफेयर को निपटाएंगे। आज वो क्लास है, हम इसको निपटा देंगे। पहली बात ध्यान से सुनना है। देखो 8 पेज में, 8 से 9 पेज में ये आपका कंटेंट है। पहला जो पेज है 106 नंबर पेज से आपका स्टार्ट है यूपी स्पेशल करंट अफेयर। यूपी स्पेशल करंट अफेयर का जो पहला पेज है वो यूपी बजट के ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए। देखो मैं उस पहले पेज को नहीं कराऊंगा। रीजन क्या है, यूपी स्पेशल का जो बजट है, यूपी बजट जो है, रमन सर उतनी जबरदस्त क्लास हो ही नहीं सकती है। मतलब मजेदार क्लासेस हैं, रमन सर ने ऑलरेडी कराई हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वो बहुत बेहतरीन क्लास है, तो उसको टाइम निकाल के कर जाना। 1 घंटे 15-20 मिनट की लगेगा टाइम अगर स्पीड में सुनोगे, नहीं तो मैक्सिमम 30 से 40 मिनट आपका काम बन जाएगा। वो जरूर सुन लेना अगर आप सीरियसली यूपी पीसीएस देना चाहते हो तो। पहली बात। दूसरी बात, जब पेज नंबर 2 पे जाओगे तो इसमें आर्थिक समीक्षा के कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं और उसके बाद से हमारा यूपी स्पेशल स्टार्ट है। तो लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं क्या करूं, सबसे पहले यूपी स्पेशल के फैक्ट्स को करा दूं, फिर लौट के थोड़ा सा आर्थिक समीक्षा के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं वो बता दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो। और उसको स्टार्ट करने के लिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो 107 नंबर पेज से स्टार्ट है। ध्यान देना, यहां पे जाना। पहला नंबर पॉइंट को कितना प्यारा लिख रहा है, चलो हम लोग ऊपर से उठा लेते हैं। ठीक है, वो क्या प्यारा है कि भारत का पहला ग्लास म्यूजियम के संदर्भ में कह रहा है कि भारत का पहला ग्लास म्यूजियम कहां लगाया गया। अब अगर मान लो कि आपके दिमाग में है कि भाई यहाँ पे देखो ग्लास ब्रिज की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, बहुत क्लियर फैक्ट्स बताऊंगा। ग्लास ब्रिज की बात नहीं कर रहा है, म्यूजियम की बात कर रहा है, और ये लगाया गया उत्तर प्रदेश में। तो पहले दिमाग में रखो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कहा, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में अब होता कि फिरोजाबाद कांच की सामान के लिए बड़ा फेमस लोकेशन है। चूड़ियां बेसिकली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं, चूड़ियां होती हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियां बड़ा फेमस है। तो चूड़ी का संबंध किससे है, ग्लास से है। तो हम लोग ग्लास म्यूजियम की कहां स्थापना की गई, हम बहुत इजीली क्या समझ सकते हैं, फिरोजाबाद। क्या समझ सकते हैं, फिरोजाबाद। देखो फिरोजाबाद को ट्रेडिशनल तौर पे हम लोग ग्लास सिटी के नाम से भी जानते हैं, कांच शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये फैक्ट्स क्लियर हो गया। अब आपको एक फैक्ट इंपॉर्टेंट चीज रखेगी, वो है कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना कौन, वो है लखनऊ। ये फोटो ध्यान से रखना, लखनऊ। तो लखनऊ को क्या किया गया है, लखनऊ अभी हाल ही में जीरो फ्रेश देना वेस्ट डंप सिटी बना। ठीक है, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बना। अब सिंपल सी बात समझना, यानी वेस्ट जो निकलते, जो सॉलिड वेस्ट खासतौर पे है, उनका क्या कर रही है लखनऊ नगर निगम के द्वारा 100%, यानी जितना उत्पादित हो रहा है उन सभी वेस्ट का 100% वेस्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर रही है, यानी साइंटिफिक उसको प्रोसेस कर रही है। वैज्ञानिक प्रसंस्करण का मतलब हुआ कि भाई शहर की जितनी क्षमता है, मान लो 2100 मीट्रिक टन यहाँ पे शहर की क्षमता लिखी है, आपको 2100 मीट्रिक टन नहीं याद करना है। तो अभी सिवरी में एक प्लांट लगाया गया। ठीक है, सिवरी में एक प्लांट लगाया गया जिसकी क्षमता थी है सॉलिड वेस्ट को प्रसंस्कृत करने की 1700 मीट्रिक टन। तो जब सिवरी, लखनऊ की सिवरी में जब ये इस संयंत्र की स्थापना की गई, तो लखनऊ अपनी जो ये टोटल हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट का जो उसकी क्षमता है उत्पादन का, इन सबको प्रोसेस करने की क्षमता डेवलप कर लिया किस शहर ने, वह लखनऊ ने। इसीलिए लखनऊ को क्या है, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू लखनऊ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। बात समझ गए, यानी जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया, लखनऊ बन गया। डायरेक्टली यही क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2100 मीट्रिक टन शायद ये पेपर में क्वेश्चन बन गया है, बट आप रीडिंग कर लेना। यहां पे आपको एक फैक्ट दिख रहा होगा, वो फैक्ट है पार्वती अर्गा को लेके। ध्यान रखना, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। देखिए पेपर में क्वेश्चन बन के यूपी पीसीएस ने अपने पीवाईक्यू में कई बार दिया है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो ये पक्षी अभ्यारण्य आपका गोंडा में स्थित है। कहां पे स्थित है, ये पक्षी अभ्यारण्य आपका गोंडा में स्थित है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब देखो कह रहा है गवर्नमेंट ने अभी इसको क्या किया, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, ESZ। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, अभी हाल ही में इसको ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित कर किया है। और ये जो उद्यान है 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितना, 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, ये एक वेटलैंड भी है। पार्वती अर्गा जो बर्ड सेंचुरी है, ये क्या है, ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड की संख्या हमको पता है उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई है, 11 हो गई है। पहले वेटलैंड की संख्या उत्तर प्रदेश में 10 थी, लेकिन अभी हाल ही में एक वेटलैंड की संख्या बढ़ी है। ठीक है, आप चाहो तो उस वेटलैंड का नाम बता दो, आगे लिखा भी है। ठीक है, उससे 11 हो गया।
अब देखो क्या है कि जब हम किसी को क्या करेंगे कि स्पेशल इको सेंसिटिव जोन बनाएंगे तो इन जगहों पे अनियंत्रित निर्माण को बैन कर जाएगा, ठीक है, अनियंत्रित निर्माण को बंद कर दिया, ठीक है, औद्योगिक गतिविधियों पे यहाँ पे रोक लग जाएगी ना, ये सब बेनिफिट्स होंगे। अब भैया आपको मैंने बार बार एक चीज मेंस में मैंने यहां से क्वेश्चन भी बना के देता हूं, यहां पे आपको कुछ नोट्स दिख रहे होंगे, नोट नहीं नोड, तो उत्तर प्रदेश का ये 6 देखिए नो, 2 आपका वेस्टर्न यूपी में ये नोड दिख रहा है, एक नोड है आगरा ददना और एक नोड है आपका अलीगढ़, आगरा और अलीगढ़ 2 नोड ये याद करो, ठीक है। A2 आगरा और अलीगढ़ ये वेस्ट के नोड्स हैं। 2 आपको यूपी के साउथ नोड्स जिसको हम लोग बुंदेलखंड रीजन भी कह देते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे झांसी दिख रहा होगा, झांसी नोड, और ये आपको चित्रकूट नोड दिख रहा होगा, देखना झांसी और चित्रकूट नोड। अब यहाँ पे आओ सेंटर में, तो ये अपनी राजधानी लखनऊ नोड और यहाँ पे आपको कानपुर नोड दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर ये 6 नोड का नाम आप क्यों बार बार याद करा रहा हो? देखो इन 6 नोड्स का नाम कैसे याद रखना है, यानी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूं, यूपीडीआईसी की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक कितने नोड्स थे? 6 नोड्स थे, और इन 6 नोड्स में जो आपका 2 नोड था वो आपका कहां था? 2 नोड आपका एनसीआर रीजन में था। किस रीजन में? एनसीआर रीजन में था, ददना, ठीक है, अलीगढ़ और आगरा, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं आगरा, खैर आप बताओ एनसीआर का पार्ट तुमको लगता नहीं है, ठीक है, आगरा शायद एनसीआर का पार्ट नहीं है, ठीक है, आप बता भी सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बेसिकली हम लोग कहते हैं वेस्टर्न यूपी में था, 2 नोड इसका वेस्टर्न यूपी में था, 2 नोड इसका बुंदेलखंड रीजन में, कहां पे? झांसी और चित्रकूट, झांसी और चित्रकूट, और इसका 2 नोड क्या है? 2 नोड आपका आप देखो लखनऊ और कानपुर है। तो अभी क्या किया गया, इस उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 1 नोड में वृद्धि कर दी गई, यानी इसका 1 नोड और हो गया, कुल 7 नोड हो गया। तो अब वो 1 नोड कौन सा है? तो यहाँ पे हेडिंग देखो, कह रहा है उन्नाव, उन्नाव बना उत्तर प्रदेश का नया डिफेंस कॉरिडोर जिला, यानी अब यूपीडीआईसी उन्नाव से भी होकर निकलेगी, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उन्नाव से भी निकलेगी। तो उत्तर प्रदेश अब इसी के साथ कुल कितने जिलों से निकल रही है? 7 जिलों से। कितने जिलों से? 7 जिलों से। बात समझ गए? ये बात आप समझ गए तो क्लियर। 6 नोड के नाम जो पहले के थे उनका नाम हमने देख लिया और एक नाम ये आया, 7 नाम हो गया। अच्छा भाई 7 मिनट की क्लासेस हो चुकी हैं, क्लियर बताता हूं, बहुत मन से पढ़ाऊंगा। जो भी दोस्त मेरे पहली बार आएंगे, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मतलब एक गिफ्ट के तौर पे आप मुझे ये दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आ जाइए, ये आप देखिए कह रहा कि अभी लुई ब्रेल की जयंती मनाई जाती है कब? 5 जनवरी को। तो चांसेस है ये यूपीपीसीएस में इतना भयानक फैक्ट तो नहीं आना चाहिए, बट कुछ भी हो सकता है। तो लुई ब्रेल की जयंती, चूंकि ये हमारे लिए लुई ब्रेल की जयंती बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कल को अगर मान लो दे दिया कि लुई ब्रेल की जयंती कब मनाई जाती है, तो हमको लगे क्या भाई कितना भयानक फैक्ट आ रहा है। लेकिन होगा क्या, देखो इस जयंती के अवसर पर यूपी का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय की नींव रखी है, ठीक है। ब्रेल हमको पता है लिपि है जो हमारे दिव्यांगजन है उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है, ब्रेल लिपि है। अब समझो तो हुआ क्या, यहां पर ध्यान देना, लखनऊ में एक कॉलेज है जिसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। शकुंतला जो मिश्रा है ये दिव्यांगजनों के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, या उनके लिए काफी प्रयास किया था, इसलिए इनके नाम पे क्या हुआ, एक कॉलेज बना, ठीक है। शकुंतला वर्ड भी थोड़ा दिव्यांगजनों से हम लोग कह सकते हैं स्पेशल एरिया से संबंधित है, ठीक है, दे देना, स्पेशल एफर्ट या स्पेशल एरिया समझ सकते हैं। तो शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, ठीक है, ये क्या है, यहीं पे राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का नींव रखा गया। तो ये हो सकता है राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन हाल ही में कहा किया, तो शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में, ठीक है, ये दिमाग में हमने रखेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एनईपी के अनुरूप, एनईपी क्या था कि रटने के बजाय अनुभव वाली शिक्षा प्रदान करना, अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, वाणिज्यिक शिक्षा प्रदान करना, मतलब रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो कह रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप 4000 से अधिक पुस्तकें यहां उपलब्ध हैं, जिसे 1 वर्ष में 10,000 तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। यानी अभी यहां पे इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? 4000 है, और आने वाले 1 ईयर में कितना, 1 ईयर में इसे कितना करने का लक्ष्य है? 10,000 कर देने का लक्ष्य है। कितना? 10,000। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए सामने है। चलिए भैया, यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, देखना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निवेश मित्र 3.0 अभी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, ठीक है, ताकि निवेशकों के जो अनुभव, भारत में जो इन्वेस्टर्स का अनुभव है उसको बेहतरीन बनाया जा सके, ठीक है। तो निवेश मित्र 3.0 को भी लॉन्च किया गया। अब इस
3.0 जो निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म है, इसकी विशेषता बता रहा है। कह रहा है कि इस प्लेटफॉर्म की विशेषता या खासियत क्या है कि इसमें एआई आधारित चैटबॉट है ददना, और रियल टाइम इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, ठीक है, एसएमएस के थ्रू। देखिए यहाँ पे लिखा है, कह रहा है इस प्लेटफॉर्म में तत्काल सहायता के लिए एआई आधारित चैटबॉट और एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम, ठीक है, एसएमएस अलर्ट की सुविधा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी खासियत होगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सीएएफ सुविधा की लिखा गया है। सीएएफ सुविधा का यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म, सीएएफ सुविधा। देखिए यह है क्या, कह रहा है कि जो डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें निवेशकों को, इसकी वजह से क्या है, निवेशक जो आएंगे, इन्वेस्टर्स जो आएंगे, उनको अलग अलग कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा, यानी निवेश मित्र 3.0 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी बनाने पे फोकस है, यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने पे फोकस है। ये हम लोग कह सकते हैं, इसका समरी निकल गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कह रहा है कि यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सीड स्कीम का भी जो अनावरण है इसकी अवसर पर किया गया। यानी जब सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब निवेश मित्र 3.0 पहल को शुभारंभ किया, तो इसी अवसर पर क्या हुआ, यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 का और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सीड स्कीम का भी अनावरण किया गया। तो हो सकता है शॉर्ट में यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, तो पीटी में यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से दे दे, ठीक है, ध्यान। अब आते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को ध्यान से रखते हैं। देखिए नाम में सीधा मेरे भाई क्या है, ग्राम परिवहन, यानी सीधी सी बात क्या है, कहीं ना कहीं ये रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। देखिए आज भी भारत में ये जो गांव है, खैर मान लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमने अपने इस ग्राम को ब्लॉक से, तहसील से या मुख्यालयों से जोड़ने की पूरी कोशिश की है। लेकिन एक तो है कि रोड बना देना। देखो मेरी बात समझना, रोड कनेक्टिविटी हमने कैसे बढ़ाई, तो भाई रोड कनेक्टिविटी जो हमने बनाई, रोड कनेक्टिविटी जो बढ़ाई वो हमने बढ़ा दी थ्रू पीएम ग्राम सड़क योजना। लेकिन अब मान लो सड़क तो बन गई, लेकिन अगर हम लोग क्या है कि कुछ ऐसी छोटी बसें चला दें, ठीक है, जिससे क्या हो भाई, जिसके पास नहीं भी साधन हो वो भी शहर की तरफ जा सके, ठीक है। तो ग्रामीण मार्गों पे 15 से 28 सीट वाली छोटी बसें चलाने का एक योजना है ग्राम परिवहन योजना के तहत। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 से 28, मतलब यहाँ पे वो छोटी बसें चलाई जाएंगी जिसका कितनी क्षमता जिसकी रहेगी, 15 से 28 सीटों की। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है हम क्या करेंगे, इनमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल कर सकते हैं, मतलब अनुबंध वाली बसें। आप देखोगे ना लिखा रहता है ना बस पे, यूपी सरकार से अनुबंधित, मतलब क्या होती है, वो किसी आम आदमी की, हम जैसे आदमी की, या मान लीजिए कोई किसी प्राइवेट आदमी की बस होती है, वो उस बस को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को लीज पे दे देते हैं, ठीक है, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप चलाइए, गवर्नमेंट इनको किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करती है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो बसों का लीज लेगी, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कम से कम 2 वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब कह रहा है कि ब्लॉक कनेक्टिविटी को, इस योजना से ब्लॉक की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। और कह रहा है कि मतलब 2 वाहन कम से कम ऐसा चला जाएगा जो ब्लॉक को कनेक्ट करता हो, 2 वाहन चला जाएगा, ठीक है। कह रहा हर ग्राम प्रतिदिन कम से कम 2 फेरे लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को नियमित परिवहन की सुविधा मिल सके। वाहनों से जो हमने देखा ना कि अनुबंधित बस की बात बोली गई है, तो कह रहा है कि 10 वर्ष के लिए पंजीकरण होगा। एक बार जब गवर्नमेंट रजिस्टर करेगी, अनुबंध करेगी, तो 10 वर्ष के लिए करेगी, आगे इसको 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि डीजल वाहनों का जो अधिकतम आयु होगा अनुबंधित बस में वो 10 वर्ष होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों का कितना होगा, 15 वर्ष होगा। ये पूरी चीजें आपकी क्लियर कर दिया है। तो ग्राम परिवहन का सिंपल सी बात है, क्या उद्देश्य होगा, तो ग्राम परिवहन का उद्देश्य क्या होगा, तो ग्राम परिवहन का सिंपल सा उद्देश्य है कि भैया कि छोटी बसों के माध्यम से ब्लॉक से या शहरों से ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ठीक है। अब आगे आप आएंगे तो लिखा है ग्रामीण इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा। देखो आपको प्रोजेक्ट गंगा देख के कभी भी दिमाग में नहीं जाएगा ये इंटरनेट की स्कीम है, तो समझना ये इंटरनेट की गंगा है। प्रोजेक्ट गंगा क्या है, ये इंटरनेट की गंगा है, ऐसे एक दिमाग में मेरे रखो। देखो यहाँ पे लिखा ग्राम इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे एक फिगर यहाँ नहीं लिखा है, बट एक चीज दिमाग में रखना आपने कि देखो लिखा है, यहाँ लिखा ना, तो लिखा है कि जो ये प्रोजेक्ट गंगा है, प्रोजेक्ट गंगा का उद्देश्य क्या है, जैसे गंगा जी का हम लोग क्या करते हैं, जल जो है घर घर लेके आते हैं, नहाने जाते हैं, तो इसका भी उद्देश्य है कि ग्रामीण जो घर है,
ताकि हम लोग क्या कर सके, इंटरनेट गैप को, डिजिटल गैप को कम कर सके, शहरी और ग्रामीण अंतराल को। मेंस में बड़ा यूज होने वाला इफेक्ट है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्या हुआ, प्रोजेक्ट गंगा को आरंभ किया गया, हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी को। अब देखिए कह रहा है इसके लिए क्या हुआ, कह रहा है कि इसके लिए बेसिकली यहां पे देखो कह रहा है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की 1 OTT इंटरनेटमेंट लिमिटेड के बीच में एक एमओयू साइन किया गया। तो जिन दो संस्थाओं के बीच में ये सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है, एमओयू हुआ, वो दो संस्थाएं कौन सी हैं, तो एक संस्था का नाम है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, एक का नाम क्या है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। दूसरा हिंदुजा ग्रुप की एक हम लोग कह सकते हैं कि विंग है, उसका नाम है 1 OTT इंटरनेटमेंट लिमिटेड के बीच में एमओयू हुआ। ठीक है, ये हमको एमओयू किनके बीच में हुआ ये दिमाग में, प्रीलिम्स के लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा आने वाले 2 से 3 वर्षों में, इसका उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट गंगा का कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में राज्य के 20 लाख से अधिक ग्रामीणों को या अर्ध शहरी घरों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। कितना, ये फिगर याद करना, 20 लाख से अधिक, ये फिगर आपको याद रखना है। कह रहा है कि न्याय पंचायत लेवल की बात करें, न्याय पंचायत लेवल की बात करें तो कह रहा है लगभग 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को, कितना, 8 to 10,000 जो स्थानीय युवा हैं उनको डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ट्रेंड किया जाएगा, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। इससे रोजगार भी आ रहा है। डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पंचायत स्तर पे, हर पंचायत में अब पंचायत स्तर पे 8 से 10,000 स्थानीय युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। सरकार बोली है कि हम क्या करेंगे, सरकार ने इन डिजिटल उद्यमियों जो ये ट्रेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनमें 50% जो भागीदारी है वो वुमेन्स की होगी। इस बात को भी सरकार ने निर्धारित किया है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, प्रोजेक्ट गंगा, इससे इंटरनेट की गंगा गांव-गांव में बहेगी, 20 लाख से अधिक ग्रामीण घर इससे लाभान्वित होंगे। पंचायतों स्तर पे 8 से 10,000 के करीब में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किए जाएंगे, प्रशिक्षित किए जाएंगे। इनमें 50% वुमेन्स होंगी। किनके बीच का एमओयू है, तो एसटीसी यानी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप के बीच में ये एक एमओयू है। अब आगे आएंगे, कह रहा लखनऊ में रणनीतिक संचार, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का मेजबानी की, किसने, लखनऊ ने। तो एक तो ये हेडिंग से क्वेश्चन आ जाएगा कि रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव की मेजबानी हाल ही में कहां की गई, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, इस लाइन को पहले करो। कह रहा है कि भारतीय सेना के मध्य कमान ने लखनऊ में अपना पहला रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव आयोजित किया। ठीक है, यानी भारतीय सेना के मध्य कमान का ये पहला रणनीतिक संचार है। पहली बात ध्यान देना, कहां हुआ, लखनऊ में। कह रहा है कि इस अवसर पर जो मुख्य वक्ता थे, मुख्य वक्ता, अच्छा सोचो भाई कि मान लो कि एक कॉन्क्लेव लगाए, बहुत सारे लोगों को क्या करना है कि भाई कम्युनिकेट करना है, तो किसी की बात कोई कौन सुनता है भाई, आम आदमी की बात कोई नहीं सुनता है, खास आदमी की बात सुनता है। कैसे भाई, कोई राजा टाइप का आदमी हो उसकी बात लोग सुनते हैं। अच्छा राजा सब टाइप की, भाई किसी विधर्मी राजा की बात तो कोई नहीं सुनेगा। तो जो राजा यश में हो, मतलब जिसने कुछ यश वाला काम किया हो, यश प्राप्त किया हो, उस राजा की बात लोग सुनेंगे। ठीक है, और भाई मान लो कि भाई कई राजा हैं जो यश प्राप्त किए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब यश प्राप्त करने वाले राजा वक्ता अच्छे हो सकता है कि बोलने में कुछ लोगों की रुचि अच्छी हो जो इस कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता बने। तो देखो जो 3 मुख्य वक्ता, उनका नाम देखो, राजा से समझना राज शुक्ला, राजा से समझना राज शुक्ला, यश से समझना यशवर्धन सिन्हा, यश से यशवर्धन सिन्हा, और रुचि से समझना यहाँ पे रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो ये हमको समझना है कि अस्थाई प्रतिनिधि, ये रुचिरा कंबोज क्या थी, यूनाइटेड नेशन में भारत की पूर्व अस्थाई प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो ये क्या है, ये रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता थे। आगे आइए, कह रहा उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारत, पहले बात 86 याद करो, 86वां उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। पीठासीन अधिकारी समझ रहे हो, यानी विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जिसको हम लोग अध्यक्ष बोल देते हैं, ठीक है ना, उनका एक सम्मेलन है। पहला बात आपको क्या रखना है, 86 याद रखना है। कहां पे भाई, यूपी में हुआ, तो कहां पे, लखनऊ में हुआ। दूसरा फैक्ट याद रखना है, कह रहा कि जब ये सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन का कोई ना तो कोई क्या होता है, सेंटर थीम होती है, मुख्य विषय होता है। तो मुख्य विषय क्या है कि विधायिका मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र, क्योंकि विधायिका मजबूत होगी तो राज्य स्तर पे जो राज्य सूची के विषय हैं उन विषयों पे यथोचित कानून का पालन होगा, विधायिका बेहतरीन संचालित होगी, ये सारी बातें होंगी। तो मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र इसकी थीम रखी गई है। इसमें 24 राज्यों और, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों को बेसिकली
के 36 पीठासीन अधिकारी शामिल हुए, बेसिकली ये कह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है राज्य विधानसभा इसमें जब ये सम्मेलन हुआ 86वां, तो राज्य विधानसभाओं के प्रति वर्ष इसमें कह रहा है न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय विधायी सूचकांक यानी नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स बनाने का प्रस्ताव रखा गया। जैसे हम देखते हैं ना कि एसडीजी इंडेक्स आता है, तो एसडीजी में कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उनमें हैवी कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि सभी राज्य अपने एसडीजी इंडेक्स को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तभी हम 2030 तक क्या करेंगे, जो 17 एसडीजी गोल्स हैं उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखो तो कह रहा है इसी तरह बोला कि भाई कि हमको कम से कम साल भर में कितनी बैठकें कर लेनी चाहिए, 30 बैठकें, और एक अपना खुद का हम लोग भी अपना इंडेक्स बनवा सकते हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी, तो इन्होंने ही क्या हुआ कि 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था, इसका उद्घाटन किया। अब देखो आपके दिमाग में क्या जाएगा, मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि किसने उद्घाटन किया, तो आप मान लो लिखा है यहाँ पे सीएम का नाम लिखा है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिखा है मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक तो राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल जी का नाम हो जाएगा, एक तो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है पीठासीन अधिकारी हैं उनका नाम। हमको कैसे एलिमिनेट करना है, देखो पीठासीन अधिकारी का जो पोस्ट जो पद माना जाता है वो किसी भी दलगत हित से ऊपर माना जाता है, ठीक है। तो किसी भी पार्टी विशेष से किसी का संबंध रखा काट देना पहले, ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे एक तो पीठासीन अधिकारी हो गए और एक यहाँ पे आपके राज्यपाल, मान लो ऑप्शन में हो फॉर एग्जांपल, तो अपने दिमाग में रखना कि कैसे हम योगी जी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर कल को ऑप्शन बना के दे दिया तो हम इस हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा दिमाग में रख लो, आनंदीबेन पटेल जी ने किया, राज्यपाल ने किया। आते हैं आगे, कह रहा है कि भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। देखो यहां पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऊपर चर्चा है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है कि भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय बना है, एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय बना है, वो कौन है, वो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ अब भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय बन गया। एक तो भाई डायरेक्टली ये हेडिंग से क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आ सकता है। अब देखो जब बात आती है कि भाई एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय बनाया, तो क्या किसी ने मदद की, किसी ने सहयोग किया, तो यहाँ पे लिखा है गूगल क्लाउड के सहयोग से, गूगल क्लाउड के सहयोग से, ठीक है। ये क्या है, एआई सक्षम बन पाया है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बेसिकली इसका ये है कि शिक्षण हो, यानी एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इसमें क्या करना, उन्नत एआई टूल्स का यूज करना, इस उद्देश्य से किया गया है, इस उद्देश्य से किया गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फैक्ट, तो कह रहा है कालिंजर किला। ये फैक्ट मैंने पहले पढ़ाया हुआ आपको, कह रहा है कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का अभी दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल है, यानी नेशनल जियो हेरिटेज है। देखो कालिंजर का किला यूपी पीसीएस में पेपर में आता है, बांदा से संबंधित है। इसी कालिंजर के किले पे एक मिडवल पीरियड के शासक ने गोला दागा था, और वो गोला दीवार से टकरा के वापस उसी के ऊपर आके गिरता है और वो मर जाता है। ध्यान देना, युद्ध वो राजा जीत चुका था। क्या उस राजा का नाम शेर शाह सूरी था? क्या उस राजा का नाम शेर शाह सूरी था? यस या नो में कमेंट बॉक्स में मैसेज पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कालिंजर युद्ध इस राजा ने जीत चुका था। राजा का नाम मैंने बताया आपको, अगर सहमत हो मुझसे तो राजा के नाम में तो यस बोलना, नहीं तो आप नो भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहां से हमारे दिमाग में रखेंगे कि अगर शेर शाह सूरी हो तो हमको हिस्ट्री में थोड़ा सा शेर शाह सूरी और कालिंजर का किला देख लेना है। अब देखो कालिंजर का किला जो है ना, ये क्या है, ये किला, ये फोर्ट एक नेचुरल फोर्ट है। बेसिकली विंध्य पर्वतमाला की श्रेणियों में ये फोर्ट स्थित है। भाई जब किसी किले से क्या हो रहा है, एक दीवार आप बनाओ, मान लो फॉर एग्जांपल कितना भी मोटा दीवार बनाओ तो तोप तोड़ देगा दीवार को, लेकिन पर्वतमाला का हिस्सा, अगर उसकी बाउंड्री खुद पर्वतमाला का हिस्सा हो तो कम चांस है तोड़ पाने की, ठीक है। तो विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है, विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है। और इसकी जो ज्योग्राफिकल विशेषता है, यहाँ की एक ज्योग्राफिकल विशेषता है, उसको एपआर्कियन अनकंफॉर्मिटी, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है, ये कह रहा है कि एक स्पेशली कोई भूवैज्ञानिक विशेषता है, ठीक है, इस कालिंजर किले की। उसका नाम है एपआर्कियन अनकंफॉर्मिटी, ठीक है, नामक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना के लिए ये जो आपका कालिंजर किला ये फेमस है, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी गई है, कह रहा है यहाँ 2.5 अरब वर्ष पहले, 2.5 अरब वर्ष पहले, ये ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है यहाँ 2.5 अरब वर्ष पहले पुरानी ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर, पुरानी ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर लगभग 1.2 अरब वर्ष पुरानी कैमूर सैंड स्टोन की परतें हैं। यानी यहाँ पे क्या है कि पहले सबसे नीचे ग्रेनाइट चट्टाने हैं,
उसके ऊपर सैंडस्टोन है, ठीक है, कैमूर सैंडस्टोन है, जो ग्रेनाइट से टन है, वो लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले की है, और यहाँ पे 1.2 अरब वर्ष पूर्व की आपकी ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा ना, अनकंफॉर्मिटी का मतलब होता है विसंगति से संबंधित होता है, विसंगति से इसका संबंध होता है, ठीक है ना। देखो कालिंजर लंबे समय तक चंदेल राजाओं की कैपिटल भी रही है, कैपिटल भी रही है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो एक तो भाई ये हेडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हेडिंग, ठीक है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो यूपी का है, यूपी में है, उसका स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर के सामने, अभी इसकी एक्चुअली चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की एक विंग, एक संस्थान का एक कैंपस यूपी में खोला गया था। कह रहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो राज्य का पहला निजी एआई, ठीक है, एआई वर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय है, एआई वर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय है, ने आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली, ठीक है, उन्नाव में, कहां पे, उन्नाव में स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया, स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ये जो उत्कृष्टता केंद्र है इसके बारे में बता रहा है, ये उत्कृष्टता जो केंद्र है इसके बारे में बता रहा है, कह रहा है इसमें एक खास तकनीक का यूज किया गया है, उन्नत एआई स्पेस द्वारा ये संचालित है। यह केंद्र जो है वो कह रहा है एनवीडिया की ब्लैकवेल आर्किटेक्चर और 168 GB GPU मेमोरी की कंप्यूटरिंग शक्ति है, ठीक है, शक्ति से लैस है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि अभी ये काफी न्यूज में है तो क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखो प्रयागराज और कानपुर के बीच की बात है, तो हमको पता है कि प्रयागराज और कानपुर के बीच में जो बीओडी है, गंगा रिवर की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या है, वो बहुत हाई है। बीओडी क्या है, बहुत हाई है। अच्छा बीओडी क्या होता है आपको बता दो कि मान लो भाई कि ये हमारा गंगा रिवर फ्लो कर रही है, ये हमारी गंगा रिवर फ्लो कर रही है, गंगा रिवर हमारी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई कि मान लो अब यहाँ पे बहुत सारे ड्रेनेज आके मिलने लगते हैं, बहुत सारे ड्रेनेज आके, बहुत सारी नालियाँ आके मिलती हैं यहाँ से, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो जहाँ पे नालियाँ मिलती हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनरल्स की संख्या क्या होगी, यहाँ पे मिनरल्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, मिनरल्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे मिनरल्स की संख्या में वृद्धि हो गई तो ओशन की स्थिति आ जाती है। तो भाई होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्लैंक्टन्स की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है, प्लैंक्टन्स की संख्या, ठीक है, बढ़ जाती है, ठीक है, पादप प्लवकों की संख्या बढ़ जाती है। अब सोचो कि मान लो कि इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मान लीजिए कुछ और थी, लेकिन इन्हें ड्रेनेज के मिलने के कारण क्या हुआ कि इसकी सुपोषण में चूंकि वृद्धि हो गया, ठीक है, इससे क्या हुआ, प्लवकों की संख्या में वृद्धि हो गया। तो अब आप समझो प्लवकों की संख्या में वृद्धि हो गई तो वो ऑक्सीजन सब लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या में तो वृद्धि नहीं हुआ, प्लवकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। यानी हम समझो कि फूड उतना ही है लेकिन खाने वाले ज्यादा आ गए, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, भोजन की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे इसी केस को हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन या सुपोषण की घटना भी कहते हैं। तो सुपोषण की घटना में क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये काफी फेमस फैक्ट है, प्रयागराज और कानपुर के बीच में जो गंगा रिवर है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है, आप समझो। कह रहा है इसी के बीच में 190 किलोमीटर का जो रूट है, 190 किलोमीटर का जो रूट है, ठीक है, वहां पे एटीपी प्रणाली का भी हाल ही में संचालन किया गया। एटीपी प्रणाली मतलब जो कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा है, ठीक है, कवच नामक जो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा है, ठीक है, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा जो है उसको लॉन्च किया गया, कवच नामक, ठीक है। तो कवच का काम क्या होता है कि चोट नहीं लगने देती है। भाई बीच में कानपुर में कुछ ट्रेन पलटी थी पटरी से, उसी को दिमाग में रख के रखा गया। अब देखो कवच को बहुत ध्यान से समझेंगे तो एक्चुअली जो आपकी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा है, एटीपी प्रणाली है, दो ट्रेनों की टक्कर रोक देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई मानवीय चूक होता है, ठीक है, जैसे सिग्नल पार कर गया ना वगैरह, इस केस में स्वतः ब्रेक लग जाता है एटीपी सिस्टम के तहत, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा भी है कि सिग्नल पासिंग एट डेंजर यानी खतरे पर सिग्नल को पार करना को रोकता है, रेलवे दुर्घटनाओं में कमी आती है, मानवीय त्रुटि कोई हो गया, लोको पायलट ने सिग्नल का जवाब नहीं दिया, विफल हुआ, तो इन सभी केसेस में हम लोग कह सकते हैं बेसिकली ट्रेन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और ये मेक इन इंडिया पहल का एक एग्जांपल है। तो कल को मेक इन इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन आपको लिखना रहे तो बेटर होगा कि आप इस एग्जांपल को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे ये जेवर एयरपोर्ट, ये बेहद प्यारा फैक्ट है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन यूपी पीसीएस लिख के ले जाओ, 200% क्वेश्चन बनाइए। ये व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं आपको।
देखो पहली बात झीर एयरपोर्ट है कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में, ये सबको पता है, ठीक है। नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। कह रहा है ये सबसे ज्यादा, इसी एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी वाला राज्य कौन बन गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 5 इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी मतलब सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। 4 एयरपोर्ट पहले से संचालित थे और 5वां भी आपका इसका पहले फेज का उद्घाटन कर दिया गया। कह रहा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का यह दूसरा वाणिज्यिक एयरपोर्ट है, दूसरा वाणिज्यिक एयरपोर्ट है जेवर जो है। 3900 मीटर का देखो इसमें कह रहा है इसका रनवे है कितना, 3900 मीटर का रनवे है। कह रहा है कि एक दिन में प्रतिदिन यहां से 65 उड़ानें हो सकती है, रनवे इसका काफी बड़ा है। भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला भी एक हवाई अड्डा है, नेट जीरो, ठीक है, नेट जीरो उत्सर्जन, ठीक है, भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, हमने वाटर सरप्लस वाला, अगर आपसे हवाई अड्डा पूछे वाटर सरप्लस वाला, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि इसी के बारे में जो हमने बोला कि 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट यूपी में हो गया, तो 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और कौन से हैं, तो वाराणसी में जो एयरपोर्ट है वो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ का जो है, कुशीनगर एयरपोर्ट देखो यहाँ पे, और यहाँ पे अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो इन एयरपोर्ट का नाम भी आपको याद करना है। अच्छा एक चीज देखो मेंस में इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, टूरिज्म में आपको देखना है तो बौद्ध सर्किट, ठीक है, बौद्ध सर्किट की बात करो, यानी हम लोग कल्चरल टूरिज्म, देखो अगर हम लोग कल्चरल टूरिज्म की बात करें तो इसको बढ़ावा मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे वाराणसी में भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ठीक है, वाराणसी में भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अयोध्या और कुशीनगर में है। तो वो था कि जापान हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत से कंट्री, म्यांमार हुआ, ऐसे थाईलैंड हुआ, यहाँ पे बौद्धिज्म का प्रचार है। तो क्या है, भारत एक सॉफ्ट पावर के तौर पे डेवलप करता है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी यहाँ से, तो वहाँ से लोग डायरेक्टली कुशीनगर आ सकते हैं, तो भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, डॉलर्स बढ़ेंगे, हम अमीर होंगे, बहुत सारे बेनिफिट है। तो टूरिज्म के नजरिए से बड़ा बेनिफिट है। अब भाई इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इन्वेस्टमेंट आएगा, औद्योगिक क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट आर्थिक विकास को देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। कह रहे अगर हम लोग बात करें कि तो जब योगी जी आए थे तो हमेशा सरकारों से तुलना होती है, तो योगी जी कब आए थे 2017 में, तो कह रहा कि जब योगी जी आए थे तो एक आरटीआई बताती है कि उत्तर प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डा था, कितना, केवल 4 हवाई अड्डे ही संचालित थे, ये एक आरटीआई से खबर है। और वर्तमान में कह रहा है कुल कितने हवाई अड्डे हो गए, 16 हवाई अड्डे संचालित है। तो 4 कहाँ चला गया, 16 में 4, यानी इस बीच में 4 गुना हवाई अड्डे क्या हुए, ज्यादा संचालित हुए, 4 गुना हवाई अड्डे क्या हुए, ज्यादा संचालित हुए, ठीक है। देखो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमको बताया उड़ान नामक एक योजना भी आई थी, 2.0 अभी आई, ठीक है, तो उसका भी एक पॉजिटिव यहाँ पे संदेश देख सकते हो, ठीक है। कह रहा है सोनभद्र का जो म्योरपुर और ललितपुर हवाई अड्डा जो है अभी, ठीक है, जो कि निर्माणाधीन है, ठीक है, इसमें निर्माणाधीन है, वो भी कह रहा है कि इसमें शामिल है, ठीक है। कह रहा 3 अभी निर्माणाधीन हवाई अड्डे हैं, जिसमें सोनभद्र का, म्योरपुर और ललितपुर का हवाई अड्डा का भी नाम लिखा है, ठीक है, ये निर्माणाधीन हवाई अड्डे हैं। अच्छा देखो खेल पुरस्कार 24 मार्च को खेल पुरस्कार दिया गया। खेल पुरस्कार में मैं आपको सिंपली याद कराऊं, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 6 इस ड्यूरेशन में 6 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, यानी इनकी उल्लेखनीय खेल में उल्लेखनीय स्थिति को देखते हुए उनको कोई ना कोई पोस्ट दिया गया। और जो ये पोस्ट दिया गया ना, ये सब पीसीएस लेवल की पोस्ट दिया गया। किस लेवल की, पीसीएस लेवल। यूपी पीसीएस में एक पोस्ट आता है डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी, और ठीक है, और एक पोस्ट आती है आपको ध्यान देना डीएसपी। तो देखो इसमें से 6 में से 2 लोग को, राजकुमार पाल जो कि गाजीपुर के हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी, सॉरी हॉकी खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार जो कि गौतम बुद्ध नगर के हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, इन दोनों लोग को डीएसपी बनाया गया। क्या बनाया गया, डीएसपी। और यहाँ पे 3 खिलाड़ी, ठीक है, जो इटावा के पैरा खिलाड़ी हैं, अजीत सिंह, गाजियाबाद के सिमरन और मुजफ्फरपुर की प्रीतिपाल, इनको डीपीआरओ बनाया गया। इनको क्या बनाया गया, डीपीआरओ बनाया गया। बहुत प्यारी पोस्ट है भाई डीपीआरओ। यूपी फीचर्स में 1-2 पोस्ट आती है, खेल वाले 3-3 लेके चले गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल बात है, रिंकू सिंह, ठीक है, इस समारोह में नहीं आ पाए थे, प्रॉपर उन्होंने वीडियो बना के और इस बात का क्षमा मांगा था, ठीक है। इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया, बीच में इनको रेलवे में भी नौकरी दी गई थी, ठीक है। इसी अवसर पर लक्ष्मण और रानीबाई अवार्ड भी दिया गया। कुल 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानीबाई अवार्ड दिया गया। 5 लोग को लक्ष्मण अवार्ड दिया गया, 4 लोग को रानीबाई अवार्ड दिया गया। आप नाम मत याद करो, ठीक है, याद हो नहीं पाएगा आप लोग, ठीक है, याद भी नहीं पाएगा, आपको याद भी करने से मैं मना करूंगा, ठीक है। 5 लोग को लक्ष्मण अवार्ड, 4 लोग को रानीबाई अवार्ड दिया गया।
ठीक है। आप बेसिकली जिन 6 नियुक्तियां दी गई वो किस खेल से संबंधित हैं, इनको आप याद कर लो, ठीक है ना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है लक्ष्मण और रानीबाई पुरस्कार को लेके, पुरस्कार के प्राइस को लेके, कि अभी जब 2026 में इसका आयोजन किया गया तब लक्ष्मण और रानीबाई पुरस्कार जिसको दिया गया उनको प्रति विजेता अभ्यर्थी को 3.11 लाख रुपए दिया गया। कितना? 3.11 लाख रुपए दिए गए। लेकिन बोला गया भाई कि नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम जब 24 मार्च को देंगे तो हम कितना रुपए देंगे, 10 लाख कर देंगे। इसको बढ़ा के बोला गया हम कितना कर देंगे, 10 लाख कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आइए यहाँ पे पद्म पुरस्कारों को ध्यान दिए। तो पद्म पुरस्कारों में कभी पद्म भूषण है, विभूषण है, तो हमको याद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की एक पर्सनालिटी है जो कि वायलिन वादक है, उनका नाम है एन राजम। नाम क्या है? एन राजम। ये वायलिन वादक है, इनको पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं की संख्या कितनी है? 10। पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश से? 10। यहाँ पे देखिए निकाय अनिल जी एक पर्सनालिटी, अशोक जी दूसरी पर्सनालिटी, बुद्ध रश्मि मणि तीसरी पर्सनालिटी, चिरंजीवी लाल यादव चौथी, ठीक है। केवल कृष्ण ठकराल पांचवें। आप ऐसे काउंट कर जाओ, 10 पर्सनालिटीज है, मैंने काउंट किया, काउंट करके बता रहा हूँ। अब देखो आरओ में क्या किया था ना यार, आरओ में मेरे भाई एक तरफ पद्मश्री पुरस्कार विजेता और किस क्षेत्र से संबंधित है उनको मैच कराने के लिए दे दिया था। तो मैं कहूंगा एक दो बार थोड़ा सा इसको मैचिंग कर लेना, आरओ में ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, हमको पता है कि पहले जो यश भारती पुरस्कार था 2021 से ये पुरस्कार बंद कर दिया गया और बाकी आगे चल के उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाने लगा। उत्तर प्रदेश स्थापना के दिवस पे यानी 24 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। अब सोचो कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश में मैं आपको बोलूं कि भाई कि एजुकेशन सेक्टर का एक बंदा जो हावी है, ठीक है, ठीक है, तो वो है अलग सर, ठीक है। तो अलग सर को दिया गया, सिंपली सोच सकते हैं एजुकेशन सेक्टर से। अंतरिक्ष सेक्टर में हमको पता है भाई कि अभी शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है, एक बिग अचीवमेंट था, तो शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया गौरव सम्मान। 2, एक वीर रस के गायक हैं जो कि, ठीक है, हरिओम पंवार जी की आपने कविताएं सुनी होंगी, मतलब आपकी खून में समझो ना, वो खून की स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है, बहुत तेज, समझ जाओ भाई, मन करेगा कि पाकिस्तान में ले जाकर बम फोड़ जाए, ठीक है। तो हरिओम पंवार जी को भी दिया गया। एक पर्सनालिटी है रश्मि आर्या, ठीक है, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए काफी काम किया है। 600 महिलाओं को इन्होंने, बच्चों को कहा जाता है कि एजुकेट किया है, इन्हें वैदिक शिक्षाएं भी प्रदान की हैं, ठीक है। और डॉक्टर सुधांशु सिंह, ध्यान देना, ये एक कृषि वैज्ञानिक है, इनको दिया गया। तो ये 5 पर्सनालिटीज को दिया गया, इन 5 पर्सनालिटी का नाम याद करिए। इस अवसर पर 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। आगे कह रहा है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल 25 दिसंबर का यह दिन दिमाग में रखना है कि 25 दिसंबर को हमको पता है क्या मनाते हैं हम लोग, कोई खास दिवस सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट बॉक्स बताओ। इस अवसर पर आजादी के बाद जो महान नायक है उनके आदर्शों को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उस विरासत को सम्मान देने के लिए क्या हुआ गया, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया। इसमें 3 महाविभूतियों की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ये कितना है, 65 एकड़ में, कितना, 65 एकड़ में फैला हुआ है, 65 एकड़ में फैला है। और यहाँ पे जो मूर्तियां भी बनाई गई हैं, प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं, वो कितनी हैं, तो वो 65 फीट ऊंची है, कितनी, 65 फीट ऊंची भी है। और ये प्रतिमाएं कैसी हैं, तो कान से प्रतिमाएं, कैसी प्रतिमाएं मेरे भाई, ये कान से प्रतिमाएं हैं। जिन 3 पर्सनालिटी की हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हमको पता है कि देखो कुशीनगर में हमने एक बहुत पहले पिछली बार हमने एक फैक्ट पढ़ा होगा कि कुशीनगर में एक रीजनल रिवर है, उस रीजनल रिवर का नाम है नारायणी नदी। यहाँ पर रिवर का नाम है, आपको याद कर लेना, ठीक है। इसी नदी के तट पे क्या हुआ था, मॉडल रॉकेटरी और कैंसेट इंडिया स्टूडेंट का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 600 से युवा वैज्ञानिकों ने पार्टिसिपेट किया और स्वनिर्मित जो प्रक्षेपास्त्र थे या रॉकेट थे उसको यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। ये घटना थी। तो कुशीनगर का रॉकेट लॉन्चिंग में रुझान हो गया। तो इसी बीच में पडरौना नगर पालिका ने कहा कि भैया हम 15 लाख रुपए लगा के क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक स्पेस लैब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्पेस लैब बनाते हैं। और ये इस टाइप का इनिशिएटिव लेने वाली पहला स्पेस लैब है जो कि कुशीनगर में पडरौना नगर पालिका के द्वारा बनाया जा रहा है। यह लैब व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। लैब की खूबी क्या है, ये व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ये व्योमिका स्पेस वाला जो सहयोग वाला फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान देना।
आगे आइए, यहाँ पे 2 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात बोल रही है। हाल ही में 2 राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनने वाले हैं? शाहजहांपुर में और भदोही में। शाहजहांपुर और भदोही में। हमको पता है कि भदोही को हम लोग संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं, संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं, संत रविदास नगर। अब इन दोनों की हम लोग विशेषता समझ लेते हैं, इन दोनों की विशेषता समझ लेते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा पाइए, कह रहा कि भदोही में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय, ठीक है, की शिक्षा स्टार्ट की जाएगी। मतलब जो कॉलेज की स्थापना की जा रही है उसका नाम क्या है? काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। शाहजहांपुर में जो बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है? स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। अच्छा, जो ये स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय ये एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम है मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट। मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट। कह रहा इसी ट्रस्ट की क्या करती थी, ये अपनी इसकी शैक्षणिक संस्थान चलती थी, उसी को अपग्रेड करके उसी को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में लेके सुरक्षा स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है ना। तो हमने दोनों का नाम समझ लिए, दोनों का नाम समझ लिए, कहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है ये समझ लिए। काशी विंध्य क्षेत्र कॉरिडोर, ये मुझे एक अगला बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है, ठीक है, जो कि पेपर में आना चाहिए। तो काशी विंध्य क्षेत्र, पहली बात देखो 2 रीजन का नाम लिखा है, एक तो काशी रीजन का नाम लिखा है, एक विंध्याचल रीजन का नाम लिखा है। कह रहा है इस रीजन के 7 जिलों को, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 जिलों को, यहाँ देखो लिखा है, ठीक है। कह रहा है इस रीजन के 7 जिलों को, आप एक बार इस रीजन को ओपन करना, ठीक है, तो आपको वाराणसी ये जिले एक दूसरे से अटैच्ड दिखेंगे। तो वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार इसका लोकेशन आप जरूर देखना, ठीक है। मैं आपको स्पेशली शॉर्ट वीडियो में करा दूंगा लोकेशन, बट इसका आप जरूर देखना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक मैप भी तैयार हो जाएगा, काशी विंध्या रीजन तैयार हो जाएगा। ये काशी विंध्या रीजन के 7 जिले हैं। तो इन्हीं जिलों को मिला के बोला गया कि हम क्या करेंगे, एक अथॉरिटी का गठन करते हैं, एक अथॉरिटी का गठन करते हैं। और इस अथॉरिटी का हेड कौन होगा, तो खुद मुख्यमंत्री जो होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो काशी विंध्यन जो, ठीक है, अथॉरिटी होगी, ठीक है, रीजन होगा, मतलब उसकी जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे वो खुद कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। और प्रमुख सचिव करा कि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। तो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष सीएम, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे, तो जो मुख्य सचिव आवास हैं, मुख्य सचिव आवास हैं, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। वाराणसी मंडल भी है इसमें, तो वाराणसी के जो मंडलायुक्त होंगे, ठीक है, कह रहा है वाराणसी के मंडलायुक्त इसके क्या होंगे, सदस्य सचिव होंगे। और जो विंध्याचल रेंज के, चूंकि यहाँ पे कमिश्नरेट है, तो कमिश्नर सदस्य होंगे, ये कमिश्नर इसके सदस्य होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर की बात किया गया, अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे, सदस्य सचिव कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, इनकी बात की गई यहाँ पे। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये काशी विंध्या रीजन का जो अथॉरिटी बनाई जा रही है, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है, इसका टोटल क्षेत्रफल, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया आपका है 23,815 स्क्वायर किलोमीटर। कितना टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया है 23,815 स्क्वायर किलोमीटर, 23,815 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें देखिए जो जो क्षेत्र है, इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्र का। सोनभद्र का 6788 वर्ग किलोमीटर इसमें नामित है। और सबसे कम क्षेत्रफल इसका किसका है, भदोही का 1015, भदोही का 1015, ठीक है। तो ये हमको एक तो टोटल याद करना है, 23,815 स्क्वायर किलोमीटर इस डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्षेत्र है, जो कि 7 जिलों से निकलता है। 7 जिलों का हमने नाम देख लिया, ठीक है। और सर्वाधिक सोनभद्र, कम भदोही, कम भदोही, ठीक है ना। अच्छा, कर आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन किया गया, ठीक है। पहली बात, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन किया गया, ठीक है। ये सर्वदानंद जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा नमो घाट पे इस टैक्सी का संचालन किया गया, ग्रीन झंडी दिखाई गई। अच्छा, चूंकि एक स्वदेशी हाइड्रोजन पोत है, तो एक तो वर्ड यहाँ पे स्वदेशी याद करो, दूसरा दिमाग में रखो ये हाइड्रोजन पोत है। हाइड्रोजन पोत होने का क्या है, पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा। अच्छा, इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है ये, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। तो हाईलाइटेड फैक्ट नहीं है ये, बट इंपॉर्टेंट है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। कह रहा है कि 24 मीटर ये पोत है, इस कैंटामैरान में 50 यात्री बैठ सकते हैं। कितनी कैपेसिटी इसकी है, 50 यात्रियों की कैपेसिटी है। इसकी गति कितनी हो सकती है, तो 7 to 9 समुद्री माइल इसकी गति हो सकती है। 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से ये
जो कैनेडा में रहने हैं वो चल सकता है, ये पोत चल सकता है, 8 घंटे चल सकते हैं, 50 यात्री बैठ सकते हैं, 24 मीटर लंबाई है, 7 से 9 किलोमीटर, 7 से 9 समुद्री माइल्स इसकी गति हो सकती है। तो ये हो गया इसकी बात। आगे कह रहा है, अब होता है कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अभी सूची जारी की गई, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि समरकंद में यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। कहां पे? समरकंद में। ये याद रखना फैक्ट, ये फैक्ट कभी भी पेपर में आ सकता है। समरकंद में यूनेस्को का 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। यहीं पे क्या हुआ, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट जारी की गई, और इस लिस्ट में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में एक्चुअली 8 कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? 8 कैटेगरी है। पहले 7 ही कैटेगरी हुआ करती थी, इसमें एक कैटेगरी ऐड की गई। 2025 में एक कैटेगरी ऐड की गई थी, उस कैटेगरी का नाम क्या है? आर्किटेक्चर कैटेगरी। उस कैटेगरी का नाम है आर्किटेक्चर कैटेगरी। ध्यान देना, फिर बात समझो, जिस हिसाब से समझा रहा हूं उसी हिसाब से समझना। इस समरकंद में, ठीक है, यूनेस्को का 43वां जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहां पे? समरकंद में। इस कॉन्फ्रेंस का जब आयोजन किया गया तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट जारी की गई, और ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो लिस्ट जारी की जाती है कि किन किन नए शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल किया जाए। तो चूंकि इस नेटवर्क की 8 कैटेगरीज हैं। पहले 7 कैटेगरी होती थी, अभी इसमें एक कैटेगरी आर्किटेक्चर कैटेगरी को ऐड किया गया। कितना? आर्किटेक्चर कैटेगरी को ऐड किया गया। ये मेरी बात समझ गए? अभी इसी दौरान, इसी 43वें कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिस शहर का नाम है लखनऊ, उसको गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया गया। किस श्रेणी में? गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में, जिसको हम लोग हिंदी में पाक कला की श्रेणी कहते हैं। गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया गया। देखो, गैस्ट्रोनॉमी पाक कला की श्रेणी में शामिल किया गया। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल, पहली बात कि टोटल लखनऊ को हम लोग शामिल कर लें तो कुल कितने शहर हो गए हैं जो उत्तर भारत के जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है? कह रहा है लखनऊ को शामिल करने के बाद क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ओवरऑल कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, उन 8 में से, ठीक है, 9 शहर हमारे हो गए हैं। कितने? 9 शहर हो गए हैं जो कि क्या है? जो कि क्रिएटिव नेटवर्क निटीज में की लिस्ट में शामिल है। उसकी कैटेगरी कितनी है? 8 कैटेगरी है। हमारे शहरों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। जो पहला शहर इसमें शामिल हुआ था वो जयपुर था। पहला शहर जो इसमें शामिल हुआ था वो जयपुर था। जयपुर को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया था। जयपुर को संगीत के क्षेत्र में इसको शामिल किया गया था। देखो यहाँ पे संगीत है ना, संगीत के क्षेत्र में जयपुर को शामिल किया गया था, ठीक है ना, संगीत के क्षेत्र में। तो जयपुर को सबसे पहले 2015 में शामिल किया गया। जयपुर के बाद से नहीं, जयपुर को संगीत में नहीं शामिल किया था, यहाँ पे थोड़ा सा गलती निकल गया फैक्ट, ठीक है। जयपुर को, आप देखो, जयपुर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में शामिल किया गया था, ठीक है। तो पहला शहर था जयपुर, जिसको 2015 में शामिल किया गया। किस वर्ष? 2015 में शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में। देखो मैं इसको टिक क्यों माना चाहता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, हाँ देखो यहाँ पे शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी लिखा है ना। पता चलेगा हमको कि किस श्रेणी में भारत को अब तक नहीं मिला है, क्या सभी श्रेणी में मिल चुका है, इसको देख लेंगे अभी हम लोग इसी से, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि वाराणसी को 2015 में संगीत श्रेणी में दिया गया। तो संगीत श्रेणी में वाराणसी को दिया गया, तो यानी लखनऊ अभी पाया, ठीक है। इसके पहले वाराणसी पा चुका है, वाराणसी की श्रेणी में पाया है, संगीत की श्रेणी में पाया है, संगीत की, और लखनऊ की श्रेणी में पाया है, तो गैस्ट्रो की श्रेणी में पाया है, गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में पाया है। तो हम लोग कह सकते हैं भारत के जो 9 शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में शामिल हैं, उनमें 2 शहर किसके हैं? उनमें 2 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के। उनमें 2 शहर अकेले किसके हैं? उत्तर प्रदेश के। अच्छा, अब आइए और आगे बात सुनिए, ठीक है। कह रहा है आगे चेन्नई को भी संगीत के सेक्टर में शामिल किया गया है, ठीक है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में शामिल किया गया है। तो यूपी, अभी लखनऊ भी क्या है? लखनऊ को है किस में शामिल किया गया है? लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखो, हैदराबाद को भी इसके पहले वर्ष 2019 में गैस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या लखनऊ भारत का पहला ऐसा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की कैटेगरी गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला शहर है? तो आंसर आएगा नहीं, हैदराबाद है। लखनऊ पहला नहीं, लखनऊ दूसरा शहर है। वाराणसी
और लखनऊ दो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल उत्तर प्रदेश के दो शहर हैं। वाराणसी को संगीत के सेक्टर में शामिल किया गया था। संगीत के सेक्टर में इसके पहले किसको शामिल किया जा चुका है, ठीक है, चेन्नई को भी। मुंबई को फिल्म के सेक्टर में शामिल किया गया है, तो संगीत हो गया, ठीक है। फिल्म देखो यहाँ पे है तो फिल्म हो गया, फिल्म के सेक्टर में शामिल किया गया, ठीक है, संगीत फिल्म हो गया। अब आगे देखो करा कि 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला के सेक्टर में, ग्वालियर को फिर से संगीत के सेक्टर में, कोझिकोड को साहित्य के सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साहित्य के सेक्टर में भी हो गया, साहित्य के सेक्टर में हो गया, ठीक है, अभी हो गया। अब देखो संगीत के सेक्टर में, संगीत कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के 3 शहर है। कितना? 3 शहर है। कंक्लूजन निकाल। संगीत में, गैस्ट्रोनॉमी में 2 शहर है, तो 3 2 5 तो ही हो गया। संगीत में जो 3 कौन है, तो भाई चेन्नई 1, वाराणसी 2, चेन्नई 1, वाराणसी 2 और ग्वालियर 3। ये 3 क्या है, संगीत सेक्टर में शामिल है। 3 संगीत सेक्टर में। गैस्ट्रोनॉमी का 2 मैंने आपको याद ही करा दिया, 2 मैंने याद ही करा दिया। शिल्प एवं कला सेक्टर में 2 है, जयपुर और आगे चल के आपका श्रीनगर हुआ था। तो शिल्प और कला में भी 2 हैं, तो 3 2 5 2 7 हो गए, ठीक है। कोझिकोड को साहित्य के सेक्टर में रखा गया है, कोझिकोड को साहित्य के सेक्टर में, मुंबई को फिल्म के सेक्टर में, ठीक है, मुंबई को फिल्म के सेक्टर में। तो अब तक भारत को किस किस सेक्टर में नहीं मिला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि शिल्प एवं लोक कला मिल गया, फिल्म मिल गया, गैस्ट्रोनॉमी मिल गया, साहित्य मिल गया। मीडिया कला में नहीं मिला है, एक तो ये छूता है मीडिया कला और वास्तुकला। इसमें भारत को अभी तक यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उनमें कोई शहर शामिल नहीं है, ठीक है। इसका कंक्लूजन निकल गया। मीडिया कला में और वास्तुकला में, मीडिया कला और वास्तुकला, इनमें अभी इस कैटेगरी में भारत की कोई भी शहर शामिल नहीं है। इसके अलावा बाकी सभी शहर में आ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा ये क्या पे, हाँ वास्तुकला, वास्तुकला को अभी रशियन में शामिल भी किया गया था। आपको इसी हिसाब से आपको सोच के थोड़ा सा करना होता है। आगे आइए, कह रहा कि गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल का गठन किया गया। अब देखो ये देश का पहला है, तो एक तो स्टार पॉइंट मान जाओ, ठीक है। हमारे दिमाग में बार बार क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला। तो देश के पहले रिवर सेल का गठन किया गया, ठीक है, ध्यान, ताकि क्या हो, जो नदी हो, नदियों के संरक्षण में बढ़ावा मिल सके, जो फ्लड कंट्रोल है, बाढ़ नियंत्रण है, बाढ़ नियंत्रण को मैनेज कर सके, पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा दे सके, इस उद्देश्य से इसको डेवलप किया गया। अभी समझो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आने वाले दिनों में और भी डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। कह रहा है इस पे इस जो खर्च आएगा उसका 90% हिस्सा कौन खर्च करेगी, तो एनएमसीजी 90% के खर्च का वहन करेगी और 10% का खर्च क्या है, गोरखपुर नगर निगम देगा। 10% खर्च गोरखपुर नगर निगम देगा। कह रहा है ये रिवर से अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगी, ठीक है। जल स्रोतों को फिर से जीवित करेगी ताकि उनकी जो जल संग्रहण क्षमता है उसमें वृद्धि हो सके। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बना, गोरखपुर में बना। ये डायरेक्टली केवल फैक्ट याद करो और कुछ भी मत याद करो इसके बारे में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा यहां से यूपी स्पेशल वन लाइनर को देखना स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर में देखिए लिखा है कि सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में, ध्यान, सहारनपुर रीजन की बात कर रहा है। कह रहा है यहाँ का जो शिवालिक बेल्ट है, ठीक है, शिवालिक बेल्ट की बात कर रहा है कि यहाँ पे एक नदी है, सहंसरा नदी। ये रीजनल रिवर्स पेपर में आते हैं, सहंसरा रिवर, फिर यहाँ पे लिख दो रिवर। कह रहा है इस रिवर की अभी हुआ क्या है कि डायनासोर के अंडे पाए गए और जो कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं। कितना? 6.5 करोड़ वर्ष, ठीक है। अच्छा, वैदिक पंचांग की आधारशिला, उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग की आधारित घड़ी जिसका नाम विक्रमादित्य है, ठीक है, कहां स्थापित की गई? वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में, ठीक है, विक्रमादित्य की स्थापना की गई। विक्रमादित्य क्या है? तो वैदिक पंचांग आधारित घड़ी है, वैदिक पंचांग आधारित घड़ी है। आगे देखिए क्या रहा है कि ये हाई स्पीड इंटरनेट वाला पॉइंट मैंने आपको पहले तैयार करा दिया है, ठीक है। ये दिव्या सिंह वाला भी फैक्ट मैंने पहले बताया हुआ है कि 14 दिन की यात्रा के बाद साइकिल से एवरेस्ट एयरबेस पहुंची थी कौन? एक पर्वतारोही दिव्या सिंह, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर एक रिवर का नाम है। देखो एक रिवर है राप्ती रिवर, गोरखपुर इसी नदी के किनारे स्थित है और बहुत पहले सुआव नदी इसका ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। अभी हाल ही में उसका इससे ट्रिब्यूटरी होने का दर्जा छीन गया था। सुआव नदी को अभी फिर से राप्ती नदी की ट्रिब्यूटरी का दर्जा वापस कर दिया गया है, ठीक है। रिंकू सिंह वाला फैक्ट हो, निवेश मित्र हो, सब हमने देख लिया है। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए फिर यहां पे लिखा गया है, ये बात है 52 किलोमीटर लंबे वंश गोपाल 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा को कह रहा है, 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा की बात कर रहा है, 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा की, ठीक है। कह रहा है इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, ठीक है। कहां पे? संबल की है, संबल की परियोजना
की है ये यात्रा। आगे देखिए, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना है, बजट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। 2.98% अनुमानित है 26-27 में। बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, 2.98%। तो ये कह रहा है आर्थिक समीक्षा में जो जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका योगदान हम लोग क्लियरली यहाँ पे एक बार देख लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्थिक समीक्षा कह रही है कि 2024-25 में जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार है वो 30 लाख करोड़ पार कर चुकी है, 30 लाख करोड़ पार कर चुकी है, और 24-25-26 में 36 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है, यहां देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, 9.1% का, 9.1% का, याद ना, उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, 9.1% का उत्तर प्रदेश का योगदान है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। देखिए पर कैपिटा इनकम की बात बोला है, प्रति व्यक्ति आय की बात बोला है। कह रहा है कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए हो गई है। 25-26 में ये 1,20,000 पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात बोला है, प्रति व्यक्ति आय की बात बोला है कि वर्तमान में कितनी है, 1,09,844 रुपए। ये फैक्ट याद करो, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पर कैपिटा इनकम वाला वर्तमान में कितनी है, 24-25 में बढ़ के हो गई है 1,09,844 रुपया, ठीक है। जब गवर्नमेंट मिली थी योगी जी को तो कितना था, 54,564 रुपया, ठीक है। होने वाले कितनी चांसेस है, 1,20,000। कब तक, 2025-26 तक, ठीक है। अब आइए आगे, यहां पे आइए, आगे कह रहा है, ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक निवेश के लिए पूंजीगत व्यय, खैर इस वाले फैक्ट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सीधे यहां पे आइए, ये फैक्ट आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट है, जो एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वही 3-4 याद कराऊंगा। यहां पे कह रहा है कि जो जीएसडीपी है, तो जीएसडीपी का देखिए कह रहा है कि जीएसडीपी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का और उससे संबंधित कृषि एवं उससे संबंधित सेक्टर का योगदान कितना है, 25.8%। ये क्लियर याद करो। जीएसडीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में, ठीक है, जीएसडीपी में यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, कृषि सेक्टर का कितना उत्पाद है, कितना योगदान है, तो 25.8% का योगदान है किसका, एग्रीकल्चरल सेक्टर का, कृषि क्षेत्र का, ठीक है ना। फिर इंडस्ट्री एरिया का कितना है, थोड़ा सा ज्यादा है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 27.2%। शेष क्षेत्र जो है वो 47% का सेवा सेक्टर का है, ठीक है, सेवा सेक्टर का है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कह रहा है कि भाई कि खाद्यान्न का उत्पादन हो, ओवरऑल संपूर्ण खाद्यान्न का उत्पादन हो, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला, मेथा, इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष रैंक रखता है, शीर्ष स्थान रखता है। कह रहा है कि मत्स्य में पिछले 8 सालों में 115% का हमने उत्थान किया है। दुग्ध उत्पादन में 33% का उत्थान हुआ है। अंडा उत्पादन में 167% का उत्थान हुआ है। ये आपकी आर्थिक समीक्षा कहती है कुछ फैक्ट, और इसी आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड यहाँ पे आपकी कुछ फैक्ट्स लिखे गए थे। देखिए यहाँ पे यही ये आपका लिखा है जीएसडीपी में कितना योगदान है, जीएसडीपी में तो 25.8%, सर्विस सेक्टर का मैंने कितना बोला 47%, और 27.2% कितना इंडस्ट्री सेक्टर का, ठीक है। पर कैपिटा इनकम आपका बता दिया कि वर्तमान में कितना है, 1,09,844 और 1,20,000 अगले 1,20,000, ठीक है, 25-26 में होने का अनुमान है, ठीक है ना। देश के यहाँ पे आरआरटीएस की बात कर रहा है, देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया, कहां पे, मेरठ में किया गया मोदी जी के द्वारा। कहां पे, मेरठ में, ठीक है। राष्ट्रीय गाय संस्कृत संग्रहालय की स्थापना कहां की गई, मथुरा में। राष्ट्रीय गाय संस्कृत संग्रहालय की स्थापना मथुरा में की गई। गाय से मथुरा समझना, ठीक है। 11वां रामसर साइट अभी बना है आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहां पे स्थित है, एटा में, जो कि कहां पे स्थित है, एटा में, ठीक है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को, ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ध्यान देना, एक जिला एक व्यंजन योजना के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन। इसके तहत बहुत सारे व्यंजन और किस डिस्ट्रिक्ट से उसका संबंध है, ठीक है। ये अभी कहीं अंदर अगर लिखा रहेगा तो बता दूंगा, नहीं लिखा है खैर मैंने, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ाया है आपको, आप याद करिए, ठीक है, जब मंथली पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। इस शॉर्ट वीडियोज भी बनाया हूं। कह रहा कि पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहां किया गया, लखनऊ में किया गया, ठीक है, लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहां पर आईबीएम के
AI गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया लखनऊ में। ठीक है, रीडिंग कर लेना था बस। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, कह रहा है कि NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हेल्थ, ठीक है, अथॉरिटी ने ICMR और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से NHA ने अभी हाल ही में, ठीक है, क्या किया है, फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया किसने? NHA ने। किसने? NHA ने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। कहां पे? IIT कानपुर में। तो फेडरेटेड इंटेलिजेंट हैकाथॉन का आयोजन कहां किया गया? IIT कानपुर में। किसके द्वारा किया गया? NHA के द्वारा किया गया। किसके सहयोग से किया गया? तो ICMR यानी भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय ICMR और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से। आगे देखिए, कह रहा है कि कानपुर की एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा है, कह रहा है कि कानपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की गई। कहां पे? कानपुर में। नेशनल सेंटर, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की गई। कहां पे? कानपुर में। किसके सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से। फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। PM सेतु योजना के तहत इसकी स्थापना की गई। PM सेतु योजना के तहत। आगे देखिए, मैंने आपको ठीक है यहां पे याद रखना है, राज्यपाल की आवास का नाम बदल दिया गया और कह दिया गया जन भवन कह दिया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का कह रहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभी स्टार्ट किया गया। ठीक है, कह रहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राज्यव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण अभी स्टार्ट किया गया। कहां से? बिजनौर से। यहाँ पे गंगा, सिंधु और इरावदी नदी जो डॉल्फिन है उसकी आबादी और उनके आवास को आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके तहत। 86वां पीठासीन अधिकारी वाला मैंने आपको पहले ही समझा दिया सब। प्रोजेक्ट गंगा आपको पहले समझाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वाराणसी में क्या हुआ कि 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाए गए और इस शहर ने गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया अपना। ठीक है, यक्ष ऐप जो कि पुलिस व्यवस्था जो है, पुलिस जो है, तो पुलिस विभाग की क्षमता निर्धारण के लिए उनको ट्रेन करने में, उनकी ट्रेनिंग में सहयोग करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक AI आधारित ये चैटबॉट है। ठीक है, यक्ष ऐप। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने कहा भाई कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें 10 मिनट जो पहली शिफ्ट होगी स्कूल की, आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करवानी है बच्चों से। बहुत प्यारा इनिशिएटिव है। प्रशांत कुमार जी को हमको बताया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है 3 वर्ष की कार्यकाल को लेकर। प्रशांत कुमार यूपी जी के DGP रहे हैं। अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट कह रहा कि जन्म पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आपका आधार कार्ड स्वीकार करने पर रोक लग गई। मतलब आधार कार्ड आपके बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, कह रहा कि ग्रेटर नोएडा में 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, 76वां जिला अभी आपका कल्याण सिंह नगर। इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बनाने के लिए घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे रेनबो वाटर स्नेक अभी हाल ही में कहां पाया गया? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में पाया गया। पीलीभीत का जो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पीलीभीत सही बोला कि नहीं आप बताओ। अब देखो ये हाइड्रोजन चालित टैक्सी के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद, अब देखो एक उम्मीद पोर्टल, वक्फ पोर्टल का नाम जो वक्फ बिल था उसका नाम ही उम्मीद था। कह रहा कि वक्फ पोर्टल जो कि उम्मीद है, उम्मीद पर वक्फ प्रॉपर्टीज डिजिटल रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश किस रैंक पे है? प्रथम स्थान पे। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। अभी यूपी गवर्नमेंट IIT रुड़की, यहाँ पे देखो IIT कानपुर नहीं, IIT रुड़की के साथ मिलके किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है। कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है किसके साथ मिलके? IIT रुड़की के साथ मिलके। IIT रुड़की के साथ मिलके। ठीक है, अब ये फैक्ट्स, ये तीनों फैक्ट्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान कब स्टार्ट किया गया? 1 सितंबर से। आप हेलमेट आप जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा फ्यूल स्टेशन पे नो हेलमेट नो फ्यूल। ठीक है, लोग क्या करें, बगल में भैया तंदर देता पहन के तेल ले रहा है। अब देखो कह रहा अभी उत्तर प्रदेश में 75 छोटी नदियों और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके पुनरुद्धार के लिए, ठीक है, एक अभियान संचालित किया गया जिसके द्वारा IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की, तो रुड़की के साथ अभी हमने कार्बन करके एक योजना भी संचालित की थी। ठीक है, कार्बन क्रेडिट योजना, और IIT कानपुर, IIT रुड़की और IIT BHU के साथ मिलकर, ठीक है, इन नदियों का क्या किया जा रहा है? पुनरुद्धार भी किया जा रहा है।
2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। ठीक है, अच्छा ये उन्नाव में जो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना थी ये भी पहले देख लिया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन किसको बनाया गया? गोमती नगर लखनऊ को, गोमती नगर लखनऊ। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पे देखो कि WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन का अभी वर्कशॉप कहां आयोजित किया गया? गाजियाबाद में। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन का वर्कशॉप गाजियाबाद में आयोजित किया गया। किसके सहयोग से? तो आयुष मंत्रालय भाई एक बॉडी होगी और दूसरा WHO। ठीक है, इनके सहयोग से। ठीक है, सारनाथ को अभी यूनेस्को विश्व धरोहर में, ठीक है, शामिल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? नामांकित किया गया। अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, छात्रवृत्ति योजना ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई। प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां लग रहा है? तो गोरखपुर में, एक खानीमपुर करके लोकेशन है, गोरखपुर के खानीमपुर में। ठीक है, अब देखिए यहां पे अभी क्या है, शाहजहांपुर स्थित, शाहजहांपुर में एक तहसील है, उसका नाम है जलालाबाद। जलालाबाद, इस तहसील का नाम बदल के क्या कर दिया गया? परशुरामपुरी, परशुरामपुरी। और इसी के साथ आपका यूपी स्पेशल समाप्त होता है 1 घंटे 5 मिनट में अच्छी तरीके से। अब भाई जिसने देखो भाई 1 घंटे 5 मिनट देखा होगा उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, ये सब आपका जिम्मेदारी है, मेरा नहीं। कमेंट करोगे मुझे अच्छा लगेगा और अच्छा लगे ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद।